हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और आज हम अपना लास्ट पार्ट करेंगे इस डेट के एग्जाम पेपर का, यानी कि DSSB पार्ट बी जो है, DSSB PRT पार्ट बी जो है, 11/11/2019 को जो पेपर हुआ था उसके लास्ट 20 क्वेश्चंस रहते हैं, वो आज इस पार्ट में मैं कंप्लीट करा दूंगी और आपके 100 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मैंने एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने आपके लिए पेडागोजी की और जो साइकोलॉजी है उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग जो है वहां जाकर वीडियोस देख सकते हैं जो थ्योरी मैंने कराई हुई है। साथ ही साथ मैंने DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो साइकोलॉजी पार्ट है उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि वहां पर मैं क्विज वगैरह और इन जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको वहां पर प्रोवाइड करती हूँ, तो ये चीज़ भी आप जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एग्जाम्पल ऑफ इंडक्टिव रेफरेंस इन टीचिंग ऑफ साइंस। तो इनमें से कौन सा जो है एक इंडक्टिव रेफरेंस का एग्जाम्पल है। साइंस में अगर हम बात करें, अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो इनमें से कौन सा जो है वो इंडक्टिव रेफरेंस है, यानी कि आगमनात्मक संदर्भ का उदाहरण देता है हमें। देखिए, इंडक्टिव रेफरेंस का मतलब यहाँ पर क्या होगा। इंडक्टिव रेफरेंस का मतलब यहाँ पर होता है, जो आप इंडक्टिव मेथड का आपको पता होगा कि हम इसमें स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, यानी कि पहले हम विशिष्ट चीजों को देखते हैं, उसके बाद हम एक जनरल या सामान्य धारणा बनाते हैं। कहने का एग्जाम्पल ये है कि पहले आप छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेंगे, उसके बाद कोई थ्योरी क्रिएट करेंगे अपनी, ठीक है। जैसे मान लो न्यूटन के 3 लॉज थे, अब तीनों लॉज एकदम से तो नहीं आ गए ना। तीनों लॉज चलो आपने पढ़ लिए कि फर्स्ट लॉ ये है, सेकंड लॉ ये है, थर्ड लॉ ये है, लेकिन फर्स्ट लॉ को प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत सारे पहले एग्जाम्पल्स देखे, स्पेसिफिकेशन देखी हर चीज की, काफी चीजों को ऑब्जर्व किया, तब जाके वो इस नियम तक पहुंचे। यानी कि जनरलाइजेशन होता है, जब कोई सिद्धांत, कोई थ्योरम आपके सामने आती है तो वो जनरलाइजेशन होती है, यानी कि सामान्यकरण होता है। लेकिन उससे पहले जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू हम उनको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स आपके स्पेसिफिक चीजें होती हैं, विशिष्ट होती हैं। तो अगर हम तीनों स्टेटमेंट्स को देखें, व्हेन वी ड्रॉप अ डायरी, अगर हम एक डायरी को ड्रॉप करते हैं, सपोज आपके हाथ में डायरी है, आपने उसको छोड़ दिया, तो वो नीचे ही आएगी, है ना। क्यों आती है नीचे? क्योंकि हम सबको पता है कि अर्थ में अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ का, ये एक सामान्य स्टेटमेंट है, यानी कि दिस इज जनरल स्टेटमेंट। लेकिन पर्टिकुलरली डायरी नीचे ही आएगी, ये एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। तो यानी हम कह सकते हैं कि इसमें इंडक्टिव रेफरेंस का यूज किया गया है। नेक्स्ट है वाटर फ्लोज डाउन द स्लोप। अगर पानी है, आपने यहां से पानी डाल दिया तो पानी नीचे की तरफ ही आएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। अगेन ये भी पर्टिकुलरली वाटर के बारे में बोली गई है, ऐसा नहीं है कि ऑयल के बारे में बोल दिया या किसी और चीज के बारे में बोल दिया। स्लोप से बोला है कि पानी नीचे ही आएगा, तो पानी एक स्पेसिफिक एग्जांपल हो गया, तो यानी कि ये भी इंडक्टिव रेफरेंस का एग्जांपल है। लास्ट है, अ फ्लावर फ्रॉम ए प्लांट इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, कि एक जो फ्लावर है उसको अर्थ अट्रैक्ट करती है। अगेन क्योंकि अर्थ में अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो हमें महसूस नहीं होता है, लेकिन वो अट्रैक्ट हमें करती रहती है। तो यहाँ पे एक फ्लावर का एग्जाम्पल दिया है। तीनों ही डायरी, वाटर और फ्लावर तीनों ही स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, यानी कि विशिष्ट एग्जाम्पल है। तो यानी कि इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम जनरल थ्योरी तक जब पहुंचेंगे तो वो एक इंडक्टिव रेफरेंस होती है। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगी। पहली स्टेटमेंट है, देखिए इस पार्ट में काफी साइंटिफिक, मतलब बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, थोड़ा मैथ्स का भी लिया गया है। मतलब DSSB PRT का एग्जाम आपसे ये चाहता है कि आपको बेसिक मैथ्स, बेसिक साइंस आपको आनी चाहिए, साथ ही साथ आपको डिफरेंट सब्जेक्ट की पेडागोजीज भी आनी चाहिए। ये आपसे डिमांड करता है पार्ट बी साइकोलॉजी का, जो बिल्कुल लेटेस्ट पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो देखो यहाँ पर है कि दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री बोलेंगे अगर उन दोनों का एंगल का मेजर जो है 90 होगा। सपोज एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, अगर इन दोनों का सम 90 है, ठीक है, इन दोनों को प्लस करने पे 90 आता है, तो इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ए पेयर ऑफ एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम ऑफ मेजर इज 180, और अगर इन दोनों का मेजर होगा 180 तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे, ठीक है। ये पूछा है। अब देखो यहाँ पे उल्टा दिया गया है, जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम जो है आपका क्या होता है, 180 होता है। तो सप्लीमेंट्री यानी कि आप इनको कह सकते हैं पूरक कोण। तो पूरक कोण, सॉरी, समपूरक कोण, समपूरक कोण का जो सम होता है वो 180 होता है और पूरक कोण का सम जो है वो 90 होता है। तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम तो 90 होता है और सप्लीमेंट्री का 180 होता है। यहाँ पे उल्टा दिया गया है, सप्लीमेंट्री का 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री का 90 होता है, तो दोनों ही गलत हो गई। तो नीदर वन नॉर वन, यहाँ पर कोई से भी करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डजंट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट साइंस का नेचर डिस्क्राइब नहीं करती है कि साइंस की प्रकृति क्या होती है। बेसिकली साइंस इज बोथ ए बॉडी ऑफ नॉलेज एंड ए प्रोसेस, तो विज्ञान दोनों ही है, ज्ञान भी है, यहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, साथ ही साथ एक प्रक्रिया भी है, बिल्कुल ठीक है। साइंस इज ए कम्युनिटी एंटरप्राइज, यानी कि सामुदायिक उद्यम का क्षेत्र भी है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ के थ्रू बहुत सारी कम्युनिटी एंटरप्राइजेस को आप देख सकते हैं। साइंस इज ए ग्लोबल ह्यूमन एंडिवियर, यानी कि विज्ञान एक वैश्विक मानव प्रयास है, एंडिवियर है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। साइंस इज बोरिंग, साइंस बहुत ही उबाऊ है, तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल आप समझ सकते हैं, साइंस बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। जितने भी फैक्ट्स होते हैं साइंस के, जितने भी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपनी एक बहुत अजीब अजीब सी चीजें भी देखते हैं, वो भी साइंस का पार्ट हो जाती हैं। तो साइंस बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, मैं तो नहीं मानती, आप लोगों का पता नहीं मुझे आप क्या समझते हैं, लेकिन साइंस बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। नेक्स्ट है हाउ कैन वी मेक स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट द नीड टू सेव इलेक्ट्रिक एनर्जी। आप स्टूडेंट्स को कैसे अवेयर कर सकते हो कि उन्हें इलेक्ट्रिक एनर्जी को सेव करना है। टर्न ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज व्हेन दे आर नॉट इन यूज। जब भी आप किसी बिजली उपकरण का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आप उसको बंद कर दें, बिल्कुल भाई, ये तो हम सबको सिखाते ही हैं, तो हम बच्चों को भी ये सिखाएंगे। क्रिएट पोस्टर्स, स्लोगन्स, ऑर्गेनाइज कैंपेन्स टू क्रिएट अवेयरनेस टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। या भी आप पोस्टर्स बनाएंगे, स्लोगन्स बनाएंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे कैंपेन्स, मतलब ये स्कूल्स की बात हो रही है, अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, स्लोगन बनवाना, कैंपेन्स करवाना, बिल्कुल ये सब होता है। आप देखेंगे जिस तरह से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है, विजिलेंस वीक मनाया जाता है, इसमें भी यही सब होता है, पोस्टर्स होते हैं, स्लोगन्स होते हैं, ये सब बनाए जाते हैं, इवन प्लेज, रोल प्ले वगैरह भी कराया जाता है, तो दोनों ही ठीक होंगे, बोथ 1 and 2। अब देखो इन क्वेश्चंस को देखकर मुझे लगता है कि ये कोई इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, तो आप ये चीज को रियलाइज करेंगे कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं और जो फैक्ट्स बेस पे ना होकर आपकी एप्लीकेशन बेस पर है, यानी कि आपको अप्लाई करनी है अपनी नॉलेज को, तो ये चीज जरूर आती है। और कुछ लोगों को एक और हिदायत दूंगी मैं कि कुछ लोग जो है पढ़ने में बिल्कुल, वैसे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होती है फर्स्ट कमेंट आ जाता है, फर्स्ट मैडम बहुत अच्छी वीडियो है, वीडियो देखी नहीं है उससे पहले बोलने लग जाते हैं वीडियो बहुत अच्छी है। अरे भैया देख तो लो, पहले वीडियो को थोड़ा देखो समझो, उसके बाद ही तो आप कमेंट करने लायक रहोगे ना। तो मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कामचोर हैं, बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाह रहे हैं, उनको मैं सख्त हिदायत दूंगी, भाई ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला, मान के लो 100% सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप लोग इस तरह की लापरवाहियां कर रहे हैं, है ना। कमेंट या लाइक करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पहले पूरी चीजों को देखिए, उनको समझिए और उसके बाद कमेंट कीजिए, आपको क्या समझ में आया, क्या आपको नहीं समझ में आया, वो मैं ज्यादा अच्छे तरीके से लूंगी उस चीज को, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही आप लाइक मत करो, बट आप एटलीस्ट देखो तो सही, आप देखोगे उसका मोल है, वो केवल लाइक बटन दबाने का कोई मोल नहीं है, ना कमेंट करने का कोई मोल है। आप सबसे पहले देखो और फिर समझो, है ना। ये मैं केवल उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जो पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, बस लाइक करके कह देते कि मैडम मस्त वीडियो है ना। तो ऐसी झूठी तारीफ ना करें प्लीज, और मतलब सच्ची करें, क्योंकि अगर आप सच्ची करेंगे तो इसमें आपका फायदा होगा, एटलीस्ट आप देखेंगे तो सही, ओके, बुरा मत मानना। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ ए रोल प्ले। तो रोल प्ले का क्या रोल होता है ये आपको बताना है। रोल प्ले हम कहाँ करते हैं, ईवीएस में हम बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, जैसा कि मैं आपको बार बार बताती हूँ कि ईवीएस में रोल प्ले का बहुत महत्व है, इवन लैंग्वेज क्लासेस में रोल प्ले का बहुत महत्व है। तो इसका क्या रोल होता है ये आपको बताना है। प्रोवाइड्स ए मेमोरेबल ओकेजन टू प्रैक्टिस इंग्लिश, अंग्रेजी का अभ्यास करने के लिए एक यादगार अवसर प्रदान करता है। आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस टू पीपल्स, तो मतलब लोगों के क्वेश्चन आंसर वाली चीज के लिए मतलब वो करता है, प्रश्न पूछना और उनका उत्तर देना, ये सब है। प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर लैंग्वेज दैट हैज प्रेजेंटेड इन ए स्टोरी टू बी इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, हेल्प इन एनकरेजिंग वाइल प्रैक्टिसिंग कीवर्ड्स। तो अब देखो जब हम यहाँ की बात करते हैं कि मेमोरेबल ओकेजन को प्रैक्टिस करने के लिए, रोल प्ले इज नॉट अ प्रैक्टिस, या फिर यहाँ पे कीवर्ड्स के लिए, यहाँ के लिए भी नहीं होगा। यहाँ पर जो है मैंने कहा ना आपको, लैंग्वेज क्लासेस में रोल प्ले का बहुत रोल है और ईवीएस में भी। ईवीएस में अगर आप रोल प्ले कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लैंग्वेज में वो नहीं कर रहे हो, प्रवीणता हासिल नहीं कर रहे हो। ईवीएस अपने आप में एक लैंग्वेज क्लास हो जाती है जब आप रोल प्ले करते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, कि यहाँ पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एक स्टोरी को या फिर किसी भी इंसिडेंट को, यहाँ पे केवल स्टोरी लिखा हुआ है, मैं कहूंगी किसी भी इंसिडेंट को या अपने जीवन की किसी भी घटना को या किसी चीज को भी आप डिफरेंट कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हो, उसको प्रेजेंट कर सकते हो अपने शब्दों में, अपना ग्रुप बनाकर बहुत तरीके से। तो ये इस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है रोल प्ले। नेक्स्ट है इफ x इज 50% मोर देन b, देन b इज हाउ मच। अब ये सिंपल मैथ्स है
है ना, सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन है। इसने कहा है कि x 50% ज्यादा है b से। सपोज b आपने 10 मान लिया, 10 का 50% कितना होता है 5, तो a आपका कितना आ जाएगा 15। तो ये वाली चीज है। तो इसने पूछा है कि b कितना कम है a से, तो भाई कितना कम है 5 कम है, कितने में से 15 में से। तो आप यहाँ से देख लीजिए 5 3 15, तो 100/3 आ जाएगा। 100/3 का मतलब होता है 33.33। ठीक है, जिसको समझना आया हो पीछे से रिवाइज करके देख लेना एक बार। ओके, थोड़ा मैं स्पीड से इसलिए बढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियोस हो जाती है, फिर आप लोगों के लिए बोरिंग हो जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोमेन ऑफ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का कौन सा डोमेन नहीं होगा, ये पूछा है। देखिए वैसे यहाँ पे डोमेन शब्द जो है थोड़ा डिफरेंट यूज किया है, यहाँ पर बेसिकली इनको यूज करना था ब्रांचेस ऑफ। ठीक है, ब्रांचेस होती हैं, डोमेन तो लिथोस्फीयर और ये सब ये बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए ब्रांचेस जो है या फिर डोमेन कह लीजिए आप इनको। ठीक है, जो ब्रांचेस या फिर डोमेन जो है भूगोल के, वो दो होते हैं, ब्रॉड कैटेगरीज दो ही होती है। एक तो आपका होता है ह्यूमन ज्योग्राफी और एक आपकी होती है फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी है यहाँ पे, रीजनल ज्योग्राफी और बायो ज्योग्राफी जो है ये आप दोनों आपके फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट हैं। रीजनल ज्योग्राफी हो गया और बायो ज्योग्राफी हो गया, लेकिन नॉन ह्यूमन ज्योग्राफी जैसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, याद रखना दो मेन ब्रांचेस है, ह्यूमन और फिजिकल, और ये जो रीजनल और बायो ज्योग्राफी है ये भी आपकी फिजिकल के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट्स ए टीचर कैन गिव टू द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन बेटर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेट। तो भाई चुंबक का एक कंसेप्ट आपको बच्चों को सिखाना है, तो आप क्या बेटर करेंगे इनमें से। फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ मैग्नेट। आप उनको बोलेंगे कि मतलब चलो भाई मैग्नेट के प्रकारों की पता कीजिए, शेप के हिसाब से, साइज के हिसाब से, काइंड के हिसाब से, जैसे आपको गैजेट्स में देखने को मिलते हैं, लाउड स्पीकर, टीवी, टेलीफोन, इलेक्ट्रिक बेल। अगर आपको याद ना हो तो रिमोट में से रिमोट हो गया टीवी का, या फिर छोटी कार जो होती है ना चलने वाली बच्चों की टॉयज, इन सब में मैग्नेट्स मिलते हैं। और मैं क्या करती थी कि मैंने पहले जब मैं कार वगैरह जब मेरे पास होती थी ऑब्वियसली, तो मैं उसमें से वो निकाल लेती थी मैग्नेट और उसका यूज करती थी, कभी स्कूल में भी लेके जाती थी। मतलब नस्ट एक हम, क्योंकि हर बच्चा एक लिटिल साइंटिस्ट होता है, हम ये मानकर चलते हैं। तो ये इन गैजेट्स में बहुत सारे मैग्नेट्स पाए जाते हैं और बच्चों के लिए खेल बन जाता है। तो क्यों ना उस खेल को हम उनकी स्टडी में यूज करें। तो ये मेन यहाँ पर यही टीचर कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक थेरेपी, मैग्नेट आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सब मैग्नेटोथेरेपी। या फिर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें कि मैग्नेटिक थेरेपी क्या होती है, उसमें क्या चीज होती है ना। तो ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट्स हैं कि दो बेटर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेट, तो मैग्नेट के कंसेप्ट को वो अच्छे से सीख पाए, इसीलिए दोनों थेरेपी की बात हुई है। तो यहाँ पर दोनों को ही हम सही मानेंगे। अगर बड़े बच्चे होंगे तो हम ये चीज भी दे सकते हैं उनको, छोटे बच्चे होंगे तो हम ये भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्लास मेंशन नहीं है, इसलिए हम दोनों को ही सही मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट कैन सोशल साइंस डू टू स्ट्रेंथन नेशनल इंटीग्रेशन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत आ गया डीएसएसबी में, या फिर मैं कहूँ कि ऑप्शन गलत दे दिए हैं, लेकिन मैंने आपको ये क्वेश्चन एज इट इज दिया है जैसा डीएसएसबी ने पूछा था। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं 11/11 का पेपर, तो इसमें ये दिया गया है। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन डीएसएसबी ने यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के बारे में कुछ बात नहीं की है, तो हम इन ऑप्शंस को तो छोड़ ही देंगे। हम अपने दिमाग से यूज करते हैं कि भाई क्या ठीक होना चाहिए। देखिए नेशनल इंटीग्रेशन की बात हो रही है, यानी कि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। तो सोशल साइंस में क्या रोल निभाती है। अब सोशल साइंस में केवल आपकी पॉलिटिकल साइंस नहीं आती, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपकी सिविल क्या बोलते हैं उसको, सिविल नागरिक शास्त्र भी इसके अंदर आता है, सोशियोलॉजी भी इसके अंदर आती है। तो सामाजिक विज्ञान के अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन है ना, तो ये सारे मिलकर सामाजिक विज्ञान बनाते हैं। तो अब सामाजिक विज्ञान जो है राष्ट्रीय एकता में किस तरह से हेल्प करता है, इन स्टेटमेंट्स को हमें पढ़ना है। भाई सामाजिक विज्ञान जो है शिक्षार्थियों को राष्ट्रीय एकता के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाता है, बिल्कुल बनाता है, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर सोशल साइंस पढ़ते हैं आप, तभी आपको अपने अधिकारों का, अपने भूभाग का, अपनी जनसंख्या का, बहुत सारी चीजों की नॉलेज होती है, एंड यू बिकम सेंसिटिव टुवर्ड्स योर कंट्री एंड नेशनल यूनिटी। और उसके बाद है सोशल साइंस कैन टीच अबाउट द वैल्यूड सिंबल्स ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड यूनिटी। राष्ट्रीय पहचान और एकता के महत्वपूर्ण प्रतीकों के बारे में बताता है। बिल्कुल, आप नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ते हैं तो आपको अपने फ्लैग का सम्मान करना चाहिए, क्यों सम्मान करना चाहिए, कब ये पहली बार फहराया गया था, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हमें सोशल साइंस से मिलता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। सोशल साइंस कैन इम्पार्ट ए हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव टू द इश्यू, यानी कि सामाजिक विज्ञान इस मुद्दे को एक ऐतिहासिक
परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। जो नेशनल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, इसको समझने के लिए आपको अपनी हिस्ट्री में जाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं समझ पाएंगे कि क्यों हम यूनाइट हुए हैं, क्यों हम आजाद हुए आज, और क्यों हमें साथ रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर देखें तो अतीत में हमारे जो पूर्वज थे या जो भी थे, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी बलिदान दिए हैं इस देश को आजाद कराने के लिए। तो हमें इंटीग्रेशन यानी कि नेशनल यूनिटी बनानी ही चाहिए। तो ये तीनों ही चीजें, तो हिस्ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल देती है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमें सोशल साइंस ही देती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होगी यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। वैसे इसका आंसर दिया था डीएसएसबी ने नीदर 1 नॉर 2, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट यानी कि ऑल आर करेक्ट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों करेक्ट होगी। अगर ये क्वेश्चन अगर मतलब इन केस रिपीट होता है, चांसेस कम ही है, बट अगर कहीं भी आप देखते हैं तो इसका आंसर तीनों होगा। नेक्स्ट है जेंडर हैज प्राइमरीली बीन व्यूड डैश। अब ये क्वेश्चन कहां से लिया है? एनसीएफ नहीं पढ़ने वालों, ये एनसीएफ से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीएफ में भी नेशनल फोकस ग्रुप है एक जेंडर का, उस वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो मैं उन्हीं एनसीएफ ना पढ़ने वालों से रिक्वेस्ट करूंगी कि एनसीएफ पढ़ो। अगर एनसीएफ नहीं पढ़ोगे तो बहुत कुछ मिस आउट हो जाएगा, और एनसीएफ बहुत वास्ट है, उसको समझना बहुत जरूरी है। एज इट इज स्टेटमेंट उठाई गई है वहां से, ठीक है। अब देखो क्या है, ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने जेंडर का वो नेशनल फोकस ग्रुप का वो पढ़ा हुआ है, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भाई एनसीएफ जो है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसको अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अपने साथ ही अन्याय कर रहे हैं बेसिकली। जेंडर का प्राइमरी बीन व्यूड एज इट इज दिया हुआ है बिल्कुल एनसीएफ में, अगर आप उठाकर देखेंगे, एज कंसर्निंग ओनली गर्ल्स एंड विमेन एज एन आइसोलेटेड कैटेगरी नॉट रिलेटेड टू इश्यूज इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ इक्वल फैसिलिटीज। बेसिकली यहाँ पर एनसीएफ ने इसको क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया है, किस चीज को क्रिटिसाइज किया गया है? उन्होंने कहा है कि जेंडर को किस तरीके से देखा गया है अब तक सोसाइटी में, या फिर हमारे समाज में जेंडर की धारणा के बारे में क्या मेन व्यूज है। तो इसको केवल गर्ल्स और विमेन से रिलेट करके देखा गया है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल कैटेगरी के अंदर जाता है। हम कहते हैं कि भाई शारीरिक रूप से महिलाएं और गर्ल्स जो है वो कमजोर होती हैं, और इसीलिए उनका जेंडर जो है निर्माण कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक लूप होल रहा है जो हमने जेंडर को देखा है। फिर इसको एक आइसोलेटेड कैटेगरी के रूप में देखा है, हमने केवल जेंडर को जेंडर के रूप में ही देखा है, हमने इसको इस इशू को किसी और इशू से कनेक्ट करने के लिए नहीं देखा कि भाई इस इशू की वजह से कितने सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, इस चीज पे ध्यान कभी नहीं गया। ये भी क्रिटिसिज्म है इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ इक्वल फैसिलिटीज, और हमेशा हम इक्वल फैसिलिटीज पर गए हैं कि ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। लेकिन देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्वालिटी का मतलब होता है कि ठीक है आपके पास 100 रुपए हैं, आपने 50 एक को दे दिए, 50 आपने एक को दे दिए, लेकिन इन 50 के साथ एक लड़की क्या करती है और एक लड़का क्या करता है, इसमें डिफरेंस है। क्योंकि सोसाइटी ऐसी है कि ये जो 50 लड़की को मिले हैं ना, इसके घर वाले ले लेंगे, तुम क्या करोगी, है ना, हमें दे दो, वो वाली बात है ना एक तरह से। मतलब जस्ट एक एग्जांपल है, पहले के जमाने में इस तरह का ही होता था। जैसे कि आप देखिए कि पंचायती राज में 33% रिजर्वेशन है वुमेन को, लेकिन वुमेन जो बैठी हुई है ना पावर्स में, उनके पीछे से पावर एग्जीक्यूट कौन कर रहे हैं? उनके हस्बैंड्स या फिर उनके फादर्स, इस तरह से उनके ब्रदर्स, वो एग्जीक्यूट करते हैं रियल पावर को, अगर आप एक स्टडी के हिसाब से देखेंगे। तो कहने का मतलब है आपने तो इक्वालिटी कर दी, लेकिन इक्विटी में आप पीछे रह गए। तो उसके लिए हमें बेसिकली सामाजिक मान्यताओं को तोड़ना होगा, हमें बहुत सारी चीज स्ट्रक्चर्स को चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पर इक्वालिटी केवल ये नहीं है कि विमेन और मेल को समान समान बना दो, नहीं है, कुछ मेल्स भी हैं जिनको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, तो उनके लिए क्या? हमने जेंडर को केवल गर्ल्स की, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना यही कह रही है कि आप केवल गर्ल्स और विमेन पर फोकस हैं, जबकि आप मेल सोसाइटी को नेग्लेक्ट कर रहे हो, क्योंकि जेंडर दोनों से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पर जो है तीनों प्रोविजन दी गई हैं, ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और तीनों ही यहाँ पर आएगा। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप नेशनल फोकस ग्रुप जो है, नेशनल फोकस ग्रुप का जो जेंडर वाला है, जेंडर इश्यूज जो है, उसको पढ़ के देख लेना, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 33 पे इंग्लिश वर्जन में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is or are the approaches adopted by social scientists in understanding political science? तो कौन सी अप्रोचेस को अडॉप्ट किया गया है सोशल साइंटिस्ट के द्वारा पॉलिटिकल साइंस को समझने में? तो बेसिकली ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, आपके मतलब का नहीं है, बट फिर भी बता देती हूँ। बिहेवियरल अप्रोच का यूज किया गया है, लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का यूज किया गया है, फिलोसफिकल यूज किया गया है, ठीक है। तीनों ही यूज किए गए हैं, बिहेवियरल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल और फिलोसफिकल। लेकिन प्राथमिक दृष्टिकोण नाम का कुछ भी नहीं है, व्यवहारवादी भी है यहाँ पर, फिर कानूनी संस्थागत भी है और फिलोसफिकल भी है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो फिलोसफी में यहाँ पर जे रूसो हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद लीगल इंस्टीट्यूशनल में मैक्स वेबर हैं, बहुत सारे लोग हैं। बिहेवियरिस्ट जो हैं वो अलग हैं, ये साइकोलॉजी वाले बिहेवियरिस्ट नहीं है, अलग होते हैं पॉल साइंस में। ओके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही यहाँ पर ऑप्शन इसके होंगे, फोर्थ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट
चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। Those rational numbers whose denominators have no factor other than 2 or 5 can be represented as decimal numbers. Such decimal numbers are known as। तो भाई रैशनल नंबर्स मीन परिमेय संख्या, वो रैशनल नंबर्स जिनके 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होते, उनको हम डेसिमल नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स को ये क्या है, क्या कहलाएंगे ये? अब क्वेश्चन क्या है कि आप किसी भी नंबर को, सपोज आपने 12 ले लिया, इसमें ये कह रहा है कि 12 को 2 और 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, या 12 नहीं लेते हैं, चलो 17 ले लेते हैं, जो ना 2 से डिवाइड होता है ना 5 से पूरा पूरा। तो इसको आप 2 से और 5 से डिवाइड करोगे तो जैसे ही जो भी आपका आएगा यहाँ पर 8.5 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको करेंगे 5 3 से 15 हो जाएगा, 5 4 से 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो डेसिमल में आप कर रहे हो इसको 2 और 5 से, जब भी कोई डिनोमिनेटर जो होता है 2 और 5, तो यही पूछा है इसने कि फिर आप उसको क्या बोलोगे, किस तरह के डेसिमल्स बनेंगे ये। तो आप देख रहे होंगे कि जब भी हम 2 या 5 से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो वो संख्या हमेशा निकल जाती है, मतलब डिवाइड हो जाती है पॉइंट के बाद, पूरी पॉइंट के बाद, ठीक है, पॉइंट से पहले नहीं, डेसिमल से पहले नहीं, डेसिमल के बाद तक उसकी आ जाती है। अगर आप 3 से, जैसे मैंने पहला वो एग्जाम्पल दिया था, 100 से 3 को डिवाइड करो, ये टूटेगी ही नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म ही नहीं होगी, आप करते जाओ सेम वही रिपीट होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, 2 से और 5 से जब भी आप डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है, क्योंकि दोनों की टेबल में ऐसे फैक्टर्स, ऐसे मल्टीपल्स आते हैं जिनके पीछे 0 होता है। 10 हो गया, ठीक है, उसके बाद 40 30 ये सब फैक्टर्स होते हैं जो इनकी टेबल्स में आते हैं, तो सॉरी मल्टीपल्स होते हैं जो आते हैं, तो इसीलिए वो 0 कहीं ना कहीं फिर टकराई जाती है। तो यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, ठीक है, मतलब टूट जाते हैं। जैसे ये देखो खत्म हो गया ना यहीं पर, तो ये टर्मिनेटिंग है, तो इसका आएगा ओनली सेकेंड इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 100 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच हेक्टोमीटर, डेकामीटर और डेसीमीटर। देखिए 100 मीटर जो है वो 1 हेक्टोमीटर के इक्वल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एन एक्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग ए सर्वे इन्वॉल्व्स विच 2 स्किल्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहती हूँ कि आप लोग करें, इजी क्वेश्चन भी है और अच्छा क्वेश्चन है। जब आप सर्वे करने जाते हैं तो कौन सी 2 स्किल्स का हम यूज करते हैं? लिसनिंग स्पीकिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग चैंटिंग, या फिर लिसनिंग एंड राइटिंग? कर दिया होगा आंसर अगर जो लोग देख भी रहे होंगे। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, है ना, कि हमें बोलना भी पड़ता है और सुनना भी पड़ता है सर्वे के टाइम पे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि मैम राइटिंग क्यों नहीं हो सकता है ना। अब देखो यहाँ पर क्योंकि हमारे सामने 2 ऑप्शन ही है, तो हमें 2 ही चूज करने पड़ेंगे। क्यों नहीं हो सकता राइटिंग? अच्छा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब की बार जो जनगणना होगी ना, वो भी एक काइंड ऑफ सर्वे ही होता है। तो जनगणना होंगी तो उसमें कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको डिजिटल मेथड से उसको फीड करना है, जो भी डेटा आप लेंगे, है ना। यानी कि आपके पास टैब होगा या आपके पास जो भी होगा, आप पूछेंगे और फटाफट इसमें फीड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आपको राइटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पे आप टाइपिंग कर लेंगे डायरेक्ट। कहने का मतलब ये है कि सर्वे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो लिसनिंग और स्पीकिंग होती है। आपको दूसरे से बात करनी है, उनकी बातों को समझना है और आपको डेटा इकट्ठा करना है। तो यहाँ पर क्योंकि राइटिंग है ही नहीं ऑप्शन में, तो हम लिसनिंग स्पीकिंग को यहाँ पर प्रायोरिटी पर रखेंगे। अगर राइटिंग भी होता तो आप तीनों को मान सकते हैं, बट यहाँ पर सर्वे में लिसनिंग स्पीकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट लाइट। लाइट के बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन है कि लाइट के बारे में आपने कितनी साइंस पढ़ रखी है। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इट इज करेक्ट। ये बिल्कुल सही बात है कि लाइट जो है सीधी रेखा में गमन करती है। लाइट का पाथ हमेशा सीधा होता है, ऐसे जिगजैग पाथ में लाइट ट्रेवल नहीं करती है। इट इज रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन 2 तरह की चीजें आपने सुनी होगी 10th क्लास में, मुझे आज तक याद है। तो ये कभी पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है, कभी थोड़ी एब्जॉर्ब होती है, थोड़ी सी धुंधली हो जाती है, और ये कलर पैटर्न्स पे दिखाती है। हम कहते हैं ना, एक प्रिज्म में से अगर लाइट डालो तो स्कैटर हो जाती है लाइट, वही वाली। तो ये भी ठीक है बिल्कुल। इट कॉजेज शेडोज, आप अगर अपनी परछाई को देख पा रहे हैं, वो शेडो की वो इस वजह से है क्योंकि लाइट है। अगर लाइट नहीं होगी तो आप शेडो को नहीं देख सकते हैं। आप एक अंधेरे कमरे में जाएंगे, वहां पर आपको परछाई दिखाई नहीं देती है, बिकॉज देयर इज नो लाइट देयर। तो शेडोज, एक्लिप्सेस और फॉर्म्स ऑफ इमेजेस हैं, ये लाइट की वजह से ही होती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, ये बताना है। देखो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री वगैरह।
जब हम हिस्ट्री के सोर्सेज की बात करते हैं तो यहाँ पर दो टाइप के सोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और एक होते हैं आपके लिटरेरी सोर्सेज, यानी कि लिखी बुक्स वगैरह मिल जाना, उनमें जो कुछ लिखा होता है, ये लिटरेरी सोर्सेज के अंदर आता है। और आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं जिनके अंदर आपके बेसिकली कॉइन्स आ गए, सिक्के आ गए, फिर आपने कोई वो देखा हो जैसे कि पोट्री हो गई, या फिर आपको कोई बर्तन मिल गया, या फिर कुछ और चीजें एंटिक पीसेस मिल गए, वो सब आर्कियोलॉजी सोर्स में आते हैं। ठीक है, तो न्यूमिस्मेटिक एविडेंस कलेक्टेड फ्रॉम द स्टडी ऑफ कॉइन्स, तो ये भी होता है। सैक्रेड लिटरेचर यानी कि पवित्र साहित्य, ये नहीं होता है, ये लिटरेरी सोर्सेज के अंदर चला जाता है। और मॉन्यूमेंटल फाइंडिंग इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स, तो ये बिल्डिंग्स भी आपकी आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आती है। तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड ठीक होगा, तो फर्स्ट एंड थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगे हिस्ट्री के। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इक्वालिटी एज ए गोल, यानी कि अगर इक्वालिटी आपका उद्देश्य है, स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड फॉर इट हैड फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज अप्लाई करना चाहते हैं। आपका लक्ष्य है समानता लाना, समानता लेकर आना, है ना, समान चीजें बांटना नहीं बल्कि समानता लेकर आना हर चीज में। तो इसमें किस पर ध्यान देंगे आप? किसी भी लिंग संबंधी संदर्भ के ग्रंथों को बेअसर करेंगे, यानी कि अगर कोई जेंडर्ड पर्सपेक्टिव है किसी चीज का, जैसे कि मान लो नहीं लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़के ये नहीं कर सकते, वो तो आप न्यूट्रलाइज कर देंगे उसको, आपके लिए वो बेअसर हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है। सेंसिटिव पोर्ट्रियल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट गर्ल्स वुमेन फेस, सेंसिटिव पोर्ट्रियल का मतलब है कि आप यहाँ पर किसी की भावनाओं को दुख ना पहुंचाएं, भेदभाव का एक संवेदनशील चित्रण देना है जहां पर आपको ये लगे कि हाँ भाई ये सिचुएशन है, दे आर फेसिंग दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, तो आप वहां पर सेंसिटिव हो, यूं ना हो कि आप मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब है ना, जैसे बॉडी पॉलिटिक्स होती है आज के टाइम पे, लड़कियों को बेसिकली एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बना दिया गया है, एड्स में कह लो या जहां भी कह लो, वो बॉडी पॉलिटिक्स आती है वो सब कुछ, तो वो नहीं, आपको सेंसिटिव रहना है थोड़ा सा यहाँ पर, कि जब आप पोर्ट्रेयल करें उस चीज का तो लगे कि हाँ आप संवेदनशीलता के साथ कर रहे हैं। तो दोनों ही चीजें होनी चाहिए, फर्स्ट और सेकेंड, तो यानी कि बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जाते हैं 18th क्वेश्चन पर। रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर 10 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है, हाइट आपको 21 सेंटीमीटर दी हुई है। अब निकालना क्या है कि आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, फॉर्मूला आता है तो आराम से निकाल दोगे। वॉल्यूम सिलेंडर होता है आपका πr²h, ठीक है। तो अब देखो पाई क्या होती है 22/7 या 3.14, जो भी वैल्यू आप रखें, 10 × 10 रेडियस आ गई और हाइट आपकी 21 आ गई, 7 3 21 हो गया, 22 3 से करेंगे 66 आ गया और 2 0 तो क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखो। क्यों क्यूबिक सेंटीमीटर क्यों है इस चीज का जिसको नहीं पता भाई, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब भी कोई यूनिट मल्टीप्लाई हो जाती है, जितनी बार में मल्टीप्लाई होगी उसको आप पावर बना दीजिए, तो क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 6600 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट है सिंबल विच डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड वैल्यू फॉर इट बट मे बी असाइंड एनी न्यूमेरिकल वैल्यू अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इज नोन एज। ये कह रहा है कि कोई भी एक सिंबल है जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, लेकिन उसको हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं, 1 2 3 ये सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट के या फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो इसको हम क्या बोलते हैं। देखिए आपने अलजेब्रा पढ़ा है, ठीक है, अलजेब्रा में आपने x, y, z इन चीज़ों को पढ़ा होगा। दीज आर वेरिएबल्स, जिनकी देखो वेरिएबल क्या होता है, चर वो होता है जो डिपेंडेंट, देखो चर भी दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, जिनका हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं। लेकिन जब हम मैथ्स की भाषा की बात करते हैं, अगर मैंने कहा 2x + y = 7, अगर मैं ये कह रही हूँ यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग होगी। और अगर मैं कहूँ कि 3x - 2 = 10, अगर 2y = 10, अगर मैं ये कहूँ तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू अलग होगी। हालांकि x और y का जो सिंबल है हमने सेम यूज किया है, लेकिन वैल्यूज यहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर आऊँ कि भाई यहाँ पर इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो मैं कह सकती हूँ कि 2 × 2 कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर 3 कर सकती हूँ, यानी कि x2 और y को मैं 3 मान सकती हूँ। या फिर अगर मैं 2 × 1 करूँ तो यहाँ पर मैं 5 ले सकती हूँ, यानी कि यहाँ पर अगर मैं मानूँ x को 1 तो यहाँ पर y की वैल्यू 5 आएगी। तो यानी कि चेंज हो रही है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, x, y, z, ये जितने भी p, q जो भी आप देखते हैं ना, ये सब वेरिएबल्स होते हैं। ये कांस्टेंट, अब जो वेरिएबल्स नहीं होते वो कांस्टेंट्स होते हैं, जिनकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है। अगर आपको मैं कहूँ कि भाई एक राइट एंगल कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है ना, कांस्टेंट वैल्यू है ये उसकी। तो ये चीज़ें थी, वेरिएबल बोलते हैं इनको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिमेंस कैन बी यूज्ड व्हाइल टीचिंग द लर्नर अबाउट रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा रहे हैं तो कौन से स्पेसिमेंस को आप यूज कर सकते हैं।
स्पेसिमेंस ऑफ सॉइल, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा रहे हैं आप। रिसोर्सेज मतलब नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही होगी मेन। सॉइल के स्पेसिमेन दिखा सकते हैं, मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, आपने दिखा दी बच्चों को लाइवली। स्पेसिमेन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स खनिज पदार्थ आपने थोड़े थोड़े ले आए आप कहीं से, सपोज है ना, वहां से दिखा दिए। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आपने दिखा दिया, यूरिया, फर्टिलाइजर्स, बीज वगैरह जो भी हैं। तो ये सारे ही रिसोर्सेज का काम करेंगे आपके लिए और स्पेसिमेंस का भी काम करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब भाई अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आज के इस पूरे 20 में से आपके कितने नंबर आए हैं, आप अगर सच में पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, क्योंकि मुझे पता है कि मोस्टली लोग यहाँ पर बस एक बार देख के चले जाते हैं, वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं। चलो छोड़ो इन चीज़ों को, कई बार बुरा भी लगता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर आप लोग देखते नहीं हो, और फिर डिमांड इतनी ज़्यादा करते हो कि नहीं ये भी दो, ये भी दो मैडम, ये भी कराओ, वो भी कराओ। आपको पता है एक वीडियो बनाने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, और जब हमें लगता है कि आप एटलीस्ट सीरियस स्टूडेंट्स भी, अगर 20 स्टूडेंट्स भी, यहाँ पर सीरियस नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि अगर 20 स्टूडेंट भी पूरी वीडियो देखते हैं तो पता चल जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं ये अपने लिए कर रही हूँ, लेकिन मेरे को ये लगता है कि जिनका एग्जाम है वो मेहनत कम कर रहा है, जिसका नहीं है वो ज्यादा मेहनत कर रही है ना, तो वो एक अच्छी चीज नहीं है। आप लोगों के लिए बोलना चाहूंगी, ये जो आपका नजरिया है इसको चेंज कर दो। देखो मैं खुद पीजीटी की तैयारी कर रही हूँ, है ना, मैं पीजीटी की तैयारी करती हूँ, लेकिन मैं खुद यूट्यूब चैनल को फॉलो करती हूँ, 1-2 जो भी मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और जब भी वो मॉक टेस्ट या कुछ डालते हैं मैं उनको पूरा अटेम्प्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे ये रहता है कि मैं देखती हूँ कि मेरा स्कोर क्या है। मुझे बहुत पसंद है टेस्ट सीरीज करना और ये सब, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस कैपेबिलिटी को अपने अंदर थोड़ा आप करो थोड़ा सा, मतलब ऐसे बैठे बैठे काम नहीं चलेगा। एक टाइम फिक्स करो अपना, पढ़ो, ठीक है। तो पढ़ना इज मोर इम्पोर्टेंट, रेगुलर पढ़ोगे तभी नंबर आएगा, क्योंकि सब पढ़ रहे हैं लेकिन कौन कितना सीरियस और स्मार्टली पढ़ रहा है ये डिसाइड करेगा आपका एग्जाम। तो चलिए इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।